हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि सभी सब्सटेंसेस की फंडामेंटल यूनिट जो है वो एटम है। अगर हम बात करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, तो उसके अकॉर्डिंग सभी मैटर जिस छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं वो है एटम। एक एलिमेंट के सभी एटम्स एक जैसे यानी आइडेंटिकल होते हैं और वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एटम्स इनडिविजिबल होते हैं। अब यहाँ दो सवाल आते हैं। पहला तो ये कि वो क्या चीज है जो एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग बनाती है, और दूसरा सवाल कि क्या एटम सच में इनडिविजिबल हैं? तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से ये पॉइंट तो गलत साबित हुआ कि एटम्स इनडिविजिबल हैं, यानी कि एटम्स को हम और ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। साथ ही साथ साइंटिस्ट के सामने ये क्वेश्चन आ गया कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में किस तरीके से अरेंज हैं। इसको जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत सारी अलग अलग एटॉमिक मॉडल दिए। आज हम बात करेंगे जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं जे थॉमसन के मॉडल की। जे थॉमसन ने एटम का जो मॉडल दिया उसे हम कहते हैं क्रिसमस पुडिंग मॉडल। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस क्रिसमस पुडिंग में जैसे स्फेरिकल पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड हैं, एटम के अंदर ठीक उसी तरीके से स्फेरिकल में जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, वो है वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन का रेड एडिबल पार्ट पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है और ब्लैक सीड्स रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को। तो जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं, और हाँ, जितना पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। अब जे थॉमसन ये तो एक्सप्लेन कर पाए कि एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनके रिजल्ट इस मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाए। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो चलिए अब बात करते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके सेटअप को। यहाँ आप देख सकते हैं एक लेड कंटेनर के अंदर एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। इस कंटेनर में है एक छोटी सी ओपनिंग या स्लिट जहां से अल्फा पार्टिकल्स बाहर आ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक बहुत ही पतली गोल्ड फॉइल और उसके चारों तरफ है एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो कि अल्फा पार्टिकल्स के मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकती है। अब देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और क्या इसके कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशंस थे। तो जब फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पर हिट किया गया तो ये देखा गया कि ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो सीधे चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, which shows that most part of the atom is empty. कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकराने के बाद थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हुए, जो कि ये शो करता है कि एटम का पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से ही स्पेस में कंसंट्रेटेड है। बहुत ही कम पार्टिकल्स, 12,000 में से कोई एक पार्टिकल ही ऐसा था जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि टकराने के बाद रिबाउंड हुआ, जो ये शो करता है कि एटम का सारा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और मास एक छोटे से स्पेस में ऑक्यूपाइड है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं उन्होंने गोल्ड फॉइल और अल्फा पार्टिकल्स को ही क्यों चूज किया? तो इसका भी एक रीजन है। अल्फा पार्टिकल्स को इसलिए चूज किया क्योंकि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स के अंदर होती है हाई एनर्जी जो एटम्स को पेनिट्रेट कर सकती है। वहीं गोल्ड फॉइल, क्योंकि आपको पता है गोल्ड बहुत ही मेलिएबल होता है, तो उसकी बहुत ही थिन शीट हम बना सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो फाइनली जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, बाकी चीजें तो एक्सप्लेन हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ एक्सप्लेन नहीं हो पाई, वो थी एटम्स की स्टेबिलिटी। हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट
सर्कुलर पाथ पे मूव करता है यानी कि रिवॉल्व करता है तो उसका मोशन होता है एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ एनर्जी रेडिएट होती है। तो फाइनली अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एनर्जी रेडिएट करेंगे एंड दे विल लूज एनर्जी एंड फाइनली दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब एटम अनस्टेबल है, लेकिन हम सब जानते हैं कि एटम्स काफी स्टेबल होते हैं। तो इस स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, इसके लिए आए नील्स बोर। नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो करते हैं, पर वो रेवोल्यूशन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में होता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दिया एनर्जी लेवल्स। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है। इन एनर्जी लेवल्स जिनको उन्होंने नाम दिया K, L, M, N, तो उनकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, वो है 2n², जहां n डिनोट करता है इंडेक्स ऑफ द एनर्जी लेवल। यानी कि अगर फर्स्ट शेल है तो उसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल 18 इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ शेल 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। और एक और चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब तक पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल नहीं होते तब तक अगले शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे। तो उन्होंने ये भी बताया कि जब एक फिक्स्ड डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं और इसीलिए एटम जो है वो स्टेबल होता है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड, जे थॉमसन और नील्स बोर ने एटम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। 1932 में जे चैडविक ने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया जिसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन हाँ उसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर हमारा पूरा एटम कंप्लीट होता है। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम का हिस्सा हैं। और फाइनली आपने देखा कि सभी साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन से एटम के स्ट्रक्चर को हम उस तरीके से समझ पाए जैसे हम आज उसे देखते हैं। आई होप इससे आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।